Assalamu alaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute Multan. I am going to teach you physical agents and electrotherapy 2 in this semester. And today's topic is physics of heat and radiation. So what is heat? Heat basically एक एनर्जी की फॉर्म है जिसमें ये होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस को या ऑब्जेक्ट को आप हीट देते हैं तो उसमें जो है मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन सेटअप हो जाती है हीट की वजह से। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं हीट की वजह से स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, तो इसको आप हीट डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, थर्मल कंडीशन ऑफ अ बॉडी है, जिसमें आप ये टेम्परेचर से डिटर्मिन कर सकते हैं कि इसकी इंटरचेंज ऑफ हीट बिटवीन इट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स वो क्या है। उसके बाद अगर हम इसकी स्केल्स की बात करें तो 3 तरह के इसके स्केल्स होते हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं या उसके यूनिट्स आप कह रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है सेल्सियस, जिसका पुराना नाम सेंटीग्रेड भी था। सेकंड है आपके पास फ़ारेनहाइट और थर्ड है आपके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो या जिसको आप थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी कहते हैं। फिर अगर हम इसकी बात करें कन्वर्जन्स की, कि अगर आपके पास कन्वर्ट करना है आपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपने सेल्सियस या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 और उसमें ऐड कर देंगे आप 32, तो वो आपके पास फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस या सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इस तरह से आपके पास कन्वर्ट होकर यूनिट आपके पास सेंटीग्रेड या सेल्सियस में आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें इसकी यूनिट्स की कि किस यूनिट से आप हीट को मेजर कर सकते हैं या हीट का यूनिट क्या होता है या टेम्परेचर का यूनिट, तो सबसे पहले आपके पास है कैलोरी, सेकेंड है आपके पास ब्रिटिश थर्मल यूनिट और थर्ड आपके पास आ जाता है स्पेसिफिक हीट। कैलोरी क्या होता है, यूनिट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ब्रिटिश थर्मल यूनिट टेम्परेचर या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 LB ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड वन आपके पास आ जाता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आपके पास आ जाते हैं कुछ फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट। फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट में आपके पास आ जाते हैं एक्सपेंशन, चेंज ऑफ स्टेट, एक्सेलरेशन ऑफ केमिकल एक्शन, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थर्मियोनिक एमिशन एंड द लास्ट वन इज रिड्यूस्ड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं ज़रा कि एक्सपेंशन क्या होती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को आप हीट देते हैं या फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन या मोशन स्टार्ट हो जाता है, वो फास्टर होती जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेप्ट वाटर जो है बाकी सारे सब्सटेंसेस या आप कह लें लिक्विड्स या जो भी आपके पास फ्लूइड्स आ जाते हैं वो एक्सपैंड होते हैं हीट देने पर, एक्सेप्ट वाटर, जिसको बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है वाटर की। उसके बाद हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट की। जब भी आप किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी सॉलिड को हीट दे रहे हैं, फ्लेम के ऊपर आपने सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा या सॉलिड कोई भी एग्जांपल इसमें आप ले लेते हैं, आपने कोई चॉकलेट मेल्ट करनी है, आपके पास चॉकलेट का बार है, आपने उसको फ्लेम पे रखा तो वो क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह हीट की वजह से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद है एक्सेलरेशन ऑफ केमिकल एक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ केमिकल एक्शन में आपके पास एक साइंटिस्ट था वेंट हॉफ, जिसने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो भी केमिकल एक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं, उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा केमिकल इफेक्ट्स या केमिकल एक्शंस उसमें जनरेट हो सकते हैं। फिर है आपके पास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक आपने 2 बार्स लिए, मेटल बार्स आप कह लें, या 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिए, उनको क्या किया कि आपने ज्वाइन कर दिया, तो उनके जंक्शन पे आपने जो है हीट प्रोवाइड की। तो क्या होगा, हीट प्रोवाइड करने से उनके जंक्शन पे उनके फ्री एजेस जो हैं उस पे आपके पास पोटेंशियल जो है या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा, तो उसको आप कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। आपके पास 5th पॉइंट आ जाता है इसमें, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
तो जब भी आप किसी रॉड को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने ऑर्बिट से निकल के अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। जब वो पोजीशन चेंज करते हैं या शेल को चेंज कर लेते हैं तो उसके बाद वो एक पॉइंट आता है जब वो अपने ओरिजिनल शेल में वापस आ जाते हैं। तो उस पॉइंट पे वहाँ पे रेज जो हैं वो कुछ वेव्स की फॉर्म में रेज प्रोड्यूस होती हैं, और वो रेज जो हैं वो एक पॉइंट से प्रोड्यूस होकर या पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस होकर दूसरे पॉइंट पे जाती हैं जहाँ पे वो कोई मीडियम ढूंढती हैं जिसमें वो अपने आप को एब्जॉर्ब करवा सकें। तो जिस पॉइंट पे वो एब्जॉर्ब होंगी या जिस पॉइंट पे जिस मीडियम में वो एब्जॉर्ब होंगी वहाँ पे कुछ हीट प्रोड्यूस होगी या हीट ट्रांसमिट होगी, रिलीज़ होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन होती है। 6th है आपके पास थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में भी यही हुआ कि आपने हीट दी, किसी मेटल रॉड को आपने हीट प्रोवाइड की, हीट देते रहे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट से निकल के पोजीशन चेंज कर ली, फाइनली वो अपनी पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। ओरिजिनल पोजीशन पे आने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक क्लाउड बना लिया अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो बना लेते हैं, और उसकी वजह से वो कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाने के बाद तो वो जो है क्लाउड की वजह से मूवमेंट जो होती रहेगी उसकी वजह से हीट रिलीज़ होगी, उसको कहते हैं आप थर्मियोनिक एमिशन। फिर है रिड्यूस्ड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। अब अगर हम लिक्विड्स की या किसी भी फ्लूइड की बात करें तो उसमें जो है स्टिकीनेस या विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, उनके मॉलिक्यूल्स में आपस में फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से विस्कोसिटी या स्टिकीनेस उसमें ज़्यादा होती है। तो हीट जब हम किसी भी फ्लूइड या लिक्विड को देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो स्टिकीनेस जो है वो हीट की वजह से कम हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट, किस किस तरह से हीट ट्रांसमिट हो सकती है। उसमें आपके पास 3 तरह के फिनोमेना आ जाते हैं, एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और तीसरा आपके पास आ जाता है रेडिएशन। तो कंडक्शन क्या है ये हम देख लेते हैं अभी। कंडक्शन ट्रांसमिशन ऑफ हीट, फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, और थर्ड है आपके पास रेडिएशन। अब अगर हम सबसे पहले कंडक्शन की बात करें तो इसमें एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपने कोई भी मेटल रॉड या सॉलिड ऑब्जेक्ट को आपने हीट दी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपने हीट दी है, इस पॉइंट पे कोई हीट नहीं दी, तो क्या होगा कि उसमें हीट प्रोवाइड करने की वजह से मॉलिक्यूल्स की जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, और वो फास्ट या रैपिड वाइब्रेशन होती जाएगी। हीट को आप ज़्यादा करते जाएंगे, रैपिड वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि वो इधर वाले मॉलिक्यूल्स, इधर वाले स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स को, या जहाँ पे हीट नहीं दी जा रही उन मॉलिक्यूल्स को, उनकी स्लो मूवमेंट को, उन मॉलिक्यूल्स को पुश करेंगे और उनकी मूवमेंट को भी फास्ट करने में हेल्प करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो फिर आपकी हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र हो जाती है। उस फिनोमिना को आप कहते हैं कंडक्शन। उसके बाद आपके पास आ जाती है कन्वेक्शन। ये आपके पास आपने एक बीकर या कंटेनर ले लिया, उसके अंदर फ्लूइड है, उसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं। आपने एक पॉइंट पे जो है उसको हीट प्रोवाइड कर दी, हीट प्रोवाइड की, तो क्या होगा कि यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स की फास्ट वाइब्रेशन या फास्ट मूवमेंट हुई। उसके बाद क्या होगा कि वो जो हैं उनकी फास्ट वाइब्रेशन की वजह से उनकी डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और ऊपर की तरफ मूव, सरफेस की तरफ मूव होके तो वो कूल डाउन होते जाएंगे। जब वो कूल डाउन होंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो मोर डेंस मॉलिक्यूल्स हैं वो इनको रिप्लेस करते जाएंगे, और इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसको आप कहते हैं कन्वेक्शन।
फिर आपके पास आ जाता है तीसरा रेडिएशन, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं। वही कि आपने एक ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड की और वहाँ पे जो है वेव्स की फॉर्म में कुछ रेज़ प्रोड्यूस हुई। वो रेज़ प्रोड्यूस होने के बाद वो किसी दूसरे पॉइंट पे जाएंगी जहाँ पे वो मीडियम ढूंढती हैं जिसमें वो एब्जॉर्ब खुद को करवा सकें। तो उस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज़ होंगी उस प्रोसेस को आप कहते हैं रेडिएशन। फिर आपके पास आ जाती है रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स को कहते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहला है वेवलेंथ, दूसरी फ्रीक्वेंसी और तीसरी है वेलोसिटी। वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक वेव है। तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑन वन वेव टू सेम पॉइंट ऑन अनदर वेव इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से और इसका यूनिट आपके पास होता है एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आपके पास है वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, उनकी वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली 300,000 किलोमीटर्स या 186,326 माइल्स पर सेकेंड होती है। उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होती है रेपिटेशन ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो इसके अंदर आपके पास ये एक साइकिल है, उसके बाद ये आपके पास आ गया दूसरा साइकिल। तो इसमें आप कहेंगे 2.5 साइकिल जो हैं वो कंप्लीट कर रही है एक वेव। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आप अगर आपने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ या प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। और अगर वेलोसिटी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या रेज की आपके पास कांस्टेंट होती है तो उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी को अगर इधर ले जाएं तो v/f इज़ इक्वल टू वेवलेंथ। तो इससे आपको पता चलेगा कि वेवलेंथ जो है इनवर्स रिलेशन है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द अदर या सेकेंड लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।